हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग लो इन रिएक्टिविटी सीरीज एंड लाइंग मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल या फिर लो में लाई करते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ ली है। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर लाई करते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। अब सबसे पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स टॉप पे लाई करते हैं वो कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ये जो मेटल्स होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनके जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये कि अगर ये किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं या किसी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो इनको हम जो हमने पीछे मेथड्स किए हैं, हीटिंग से किया है या कैल्सिनेशन से किया है, रोस्टिंग से किया है, हम उन मेथड से इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हमें यूज़ करना होता है जो मेथड, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज़ करना होता है। तो अब समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के लिए जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, हम एक कंटेनर लेते हैं, साथ में उसमें क्या फिक्स करते हैं, एनोड कैथोड। ये बैटरी लगाई है हमने यहाँ पे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड, और पॉजिटिव वाली तरफ क्या होगा, एनोड। अब इसके अंदर हम मान लीजिए हमें NaCl को जो है NaCl में से हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो हम कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl को सॉल्यूशन के रूप में ले लेंगे, यानी कि NaCl का यहाँ पर सॉल्यूशन बनाकर हम डाल देंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके अंदर से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या होगा, आयंस की मूवमेंट होगी। NaCl में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि सॉल्यूशन में क्या होंगे, Na पॉजिटिव, कहीं Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यानी इन आयंस की मूवमेंट होगी सॉल्यूशन में। और कैसे मूवमेंट होगी, क्योंकि Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ एट्रैक्ट होगा, यानी कि कैथोड की तरफ, और Cl नेगेटिव कहाँ पर एट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ। तो यहाँ से क्या होगा, कैथोड पर तो सारा Na पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटल जो हमें एक्सट्रैक्ट करना था वो हमें कैथोड पर मिल जाएगा। और जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ, Cl नेगेटिव किसकी फॉर्म में, क्लोरीन गैस की फॉर्म में एनोड से यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस मेथड से क्या हुआ, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस प्रोसेस से हमें क्या मिल गया, जो मेटल्स टॉप पर लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी हम एक्सट्रैक्शन किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में समझेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए। जैसे कैथोड पर क्या चेंज हुआ हमारा, कैथोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। कैथोड पर क्या हुआ, Na पॉजिटिव जो था हमारा वो कैथोड की तरफ एट्रैक्ट हुआ और उसने वहाँ पर कैथोड से क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम की फॉर्म में वहाँ पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और एनोड पर क्या हुआ, एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड थी, वहाँ पर जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बन गया, क्लोरीन गैस की फॉर्म में वो वहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, सोडियम मेटल मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हमने जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़े हैं उनके अंदर हमें क्या मिलते हैं, क्रूड मेटल मिलते हैं, यानी कि जो मेटल्स होते हैं अभी वो एक्सट्रैक्ट तो कर लिए हमने, लेकिन अब भी वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल प्योर हम उनको नहीं कह सकते। तो मेटल्स को प्योर करने के लिए जो मेथड यूज़ किया है उसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। और मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करी थी इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, वैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी करेंगे। जैसे
ये यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर ये बैटरी लगा दी हमने यहाँ पे। पॉजिटिवली चार्ज क्या इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एनोड, और नेगेटिवली चार्ज है कैथोड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो एज यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो क्या लिया है, कोई भी सॉल्ट हम ले सकते हैं जिसको हमें, जिसके अंदर से हमें प्योर मेटल चाहिए, किसी भी मेटल का हम यहाँ पे सॉल्ट ले सकते हैं। अच्छा, और साथ में जो एनोड है वो क्या होगा, इम्प्योर मेटल होगा, और कैथोड के ऊपर हम प्योर मेटल को लेंगे। यानी कि जो प्योर मेटल है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है या फिर जो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए मेटल, उसको हम एज अ कैथोड यहाँ पर लेंगे, एज अ कैथोड लेंगे, और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो आयंस प्रोड्यूस होंगे। आयंस, मान लीजिए हमने कोई कॉपर का साल्ट लिया है, अगर हमने कॉपर सॉल्ट लिया है तो एनोड की फॉर्म में हम उसे यहाँ पर लेंगे। इम्प्योर मेटल को हमेशा हम एनोड लेते हैं, तो यहाँ पर हमने कोई भी कॉपर का सॉल्ट लिया है एज ए एनोड। तो यहाँ से क्या होंगे, जैसे ही इसके अंदर से सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये Cu पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, और कॉपर पॉजिटिव आयंस रिलीज अगर होंगे और कॉपर पॉजिटिव हैं तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ, जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमें जो प्योर कॉपर मेटल है वो यहाँ पर कैथोड पर ऑब्टेन हो जाएगा, और सिर्फ जो प्योर कॉपर मेटल होगा वही कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज होंगी तो वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, और जिसे हम क्या बोल देंगे, एनोड मड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें चेंजेस हुए उसे भी हम इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या चेंजेस होते हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि कैथोड पर आकर जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो सॉल्यूशन में रिलीज हुआ था वो क्या होगा, कैथोड पर आकर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर की फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कॉपर जो है वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और एनोड के ऊपर क्योंकि ये फ्रॉम इम्प्योर मेटल था इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर के नीचे लिखा है फ्रॉम इम्प्योर मेटल, यानी कि इम्प्योर मेटल के अंदर से जो कॉपर था वो क्या बना लेगा, अपने Cu2 पॉजिटिव आयंस बना लेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और कैथोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से गेन करके कॉपर की फॉर्म में वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अब जब ये डिपॉजिट होगा तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होगा, पहले इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज थी। नेक्स्ट, हम इलेक्ट्रोलाइट क्या ले सकते हैं, इसमें कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन लेना उसी मेटल का है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑफ सेम मेटल। जैसे कि अगर CuSO4 ले रहे हैं, अगर हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, कॉपर को अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए कॉपर, तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, CuSO4 लेंगे, कॉपर का ही सॉल्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन को हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उस वीडियो के अलावा भी कुछ और मेथड्स होते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, वो कुछ मेथड्स मैंने इसमें भी लिखे हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है पेंटिंग, यानी कि कोई भी अगर मेटेलिक सरफेस है, अगर हम उसको कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो हम उसको पेंट कर सकते हैं, कलर से पेंट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द सरफेस ऑफ आयरन मेटल इज कोटेड विद अनदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी मेटल मतलब आयरन मेटल का जो सरफेस है उसको हम किससे कोट कर देते हैं, किसी भी अनदर मेटल से कोट कर देते हैं, ताकि आयरन के साथ ऑक्सीजन या वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए। आयरन को हमने किसी और मेटल से कोट कर दिया, उस कोटिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम आयरन के सरफेस को टिन के साथ कोट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोल देंगे हम टिनिंग। अगर हम जिंक के साथ उसको कोट कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे हम गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट मेथड है इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स।
फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, यानी कि हम मेटल्स की प्रॉपर्टी को ऐसे इम्प्रूव करें कि उनको कोरोजन हो ही ना पाए। तो वो हम कैसे करेंगे कि हम एलॉयज बना लेंगे। हम प्योर मेटल को यूज़ करने की जगह पर एलॉय यूज़ करेंगे। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल, या मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, या मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल्स एंड अ मेटल। यानी कि मेटल के अंदर हम या नॉन मेटल्स को मिक्स कर सकते हैं या 2 और 3 मेटल्स को मिक्स करके हम एक एलॉय बना सकते हैं। तो वो जो एलॉय होगा उसके अंदर कोरोजन के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आयरन विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। आयरन को हम जब भी यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, अगर आयरन का यूज़ हो रहा है तो हम उसको कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं यूज़ करते। इट इज़ मिक्सड विद 0.05% कार्बन एंड बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसके अंदर 0.05% कार्बन मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है। और कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके, जैसे स्टेनलेस स्टील, ये भी एक एलॉय है। इसके अंदर क्या क्या होता है? Fe होता है, CrNiC, यानी कि आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। और इनकी परसेंटेज भी दी गई है कि आयरन 73% होता है, क्रोमियम 18%, निकल 8% एंड कार्बन 1%। तो इस कॉम्पोजिशन के अंदर जब हम इन एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? स्टेनलेस स्टील की। एक और एग्जाम्पल भी है, Na+Hg विल फॉर्म सोडियम अमेलगम सो दैट Na डोंट कैच फायर। Na को किसके साथ मिक्स कर दिया हमने? मरकरी के साथ। मरकरी के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या बन गया? सोडियम अमेलगम। और ये हमने मिक्स क्यों किया? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, और अगर हम उसको ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं या H2O कांटेक्ट में लाते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है, लेकिन अगर हम उसको सोडियम अमेलगम के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो फायर को कैच नहीं करता। अनदर एग्जांपल है ब्रास, उसके अंदर कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, और सोल्डर ये लेड और टिन से मिलके बना होता है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैप्टर के रिटन नोट्स भी चाहिए तो वो भी मैंने अपने वीडियो डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और अगर आप मेरी वीडियोस को या फिर मेरे नोट्स को अच्छे से राइट डाउन करते हैं या लिखते हैं तो आपको कभी भी 10th क्लास के लिए तो ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं, उनके अंदर मैंने इन्हीं नोट्स से प्रिपरेशन की है और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। और अगर आप भी ये नोट्स की तैयारी करते हैं तो आपका भी एग्ज़ाम 100% अच्छा जाएगा। थैंक यू।